अच्छा, जिस तरह से हमने कीमोजेनी या कहीं केमिकल एवोल्यूशन के लिए जो एविडेंसेस की बात की, कि कुछ ऐसे एविडेंसेस हैं जो कहीं ना कहीं केमिकल एवोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं, जिसमें मैंने आपको मिलर एक्सपेरिमेंट अभी रिसेंटली बताया कि मिलर एक्सपेरिमेंट ने किस तरह से अर्थ के प्रिमिटिव एनवायरनमेंट को मिमिक करके उस सेटअप को बिठाया अपने लेबोरेटरी कंडीशन में। और अल्टीमेटली उनके जो एक्सपेरिमेंट का जो ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि सेम एनवायरनमेंट को अगर हम मिमिक करते हैं तो अल्टीमेटली उन्हें कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स देखने को मिले जो कि उस एनवायरनमेंट के अंदर बनाए गए होंगे या बने होंगे उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, जिसमें कुछ अमाइनो एसिड सबसे पहले मिले एक्सपेरिमेंट को मिले। इस एक्सपेरिमेंट ने कहीं ना कहीं केमिकल एवोल्यूशन को सपोर्ट तो जरूर किया है, बट मैं फिर से यहाँ पर रिपीट करना चाहूंगा कि यहाँ पर अभी तक कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है जो केमिकल पाथवे को या केमिकल रिएक्शन जैसे प्रोसेसेस को करवा कर सबसे पहले लाइफ फॉर्म या कहीं सेल को बना पाए। बट कहीं ना कहीं सपोर्टिव जरूर रहा है कुछ हद तक। और उसी तरह से एक और एविडेंस है जो केमिकल एवोल्यूशन या कीमोजेनी के सपोर्ट में रहता है, वो है मीटेरॉइड्स की कॉम्पोजिशन का एनालिसिस। जो भी मीटेरॉइड्स हमारे अर्थ के सरफेस पे गिरे होंगे, उसको जब साइंटिस्ट लोगों ने एनालाइज किया होगा तो पता चला होगा कि उसकी जो कॉम्पोजिशन है केमिकल्स की, वो वैसे ही केमिकल कॉम्पोजिशन उनको देखने को मिली जैसे कि उन्हें लगा कि जैसे अर्थ के अंदर या अर्थ के शुरुआती दौर पर पहली जब लाइफ फॉर्म केमिकल रिएक्शंस के थ्रू बनी और उन केमिकल रिएक्शंस के थ्रू जो कई सारे डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स बने होंगे, तो वैसे ही मॉलिक्यूल सेम उन्हें उन मेटेराइट्स के सरफेस से मिले, जिनसे उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जिस तरह से अर्थ पे लाइफ का ओरिजिन रहा होगा, ऐसा मानना है, उस तरह से कहीं ना कहीं आउटर स्पेस में कहीं ऐसा ही जीवन पहली बार बन रहा होगा। इस तरह के केमिकल रिएक्शंस को देखते हुए उन्होंने ये एक कंक्लूजन निकाला। अब देखिए कीमोजेनी, मैंने कहा कि जैसे ये हमारा अर्थ का सरफेस या एनवायरनमेंट रिड्यूसिंग से ऑक्सीडाइजिंग हुआ, कीमोजेनी केमिकल एवोल्यूशन हम मानते हैं कि वहां पे रुक गया। केमिकल एवोल्यूशन को हम ये मान के चलते हैं कि वो रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट में ही हुआ होगा, ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट में वो केमिकल रिएक्शन होना बंद हो गया। और जो फर्दर जो मॉलिक्यूल्स बनने थे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनने थे, क्या पता डिफरेंट तरह के बनते होते, बट ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट की वजह से वो केमिकल एवोल्यूशन वहीं पर स्टॉप हो गया, उसका फुल स्टॉप कर दिया हमने। अब इसके बाद की जो स्टोरी है, क्योंकि सबसे पहली लाइफ फॉर्म ये सेलुलर फॉर्म जब बन गई, उसके बाद वो सेलुलर फॉर्म किस तरह से डाइवर्सिफाई हुई, किस तरह से उसी एक सेल से या एक तरह के सेल से डिफरेंट तरह के सेल्स या ऑर्गेनिजम्स बने। चाहे आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात कर लीजिए, चाहे आप मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात कर लीजिए, जो कि आज के दौर पर हम देखते हैं कि हमारा जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर कितना डाइवर्सिफिकेशन है अगर हम ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं। तो यहीं पे हम बात करेंगे केमिकल एवोल्यूशन के सपोर्ट की, या कहें सॉरी बायोलॉजिकल एवोल्यूशन सपोर्ट की, या कहें बायोजेनी की। देखिए, तो बायोजेनी क्या है? इट्स अ बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। अब बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के सपोर्ट में जो एविडेंसेस की बात हम यहाँ पर करना शुरू कर रहे हैं, उसमें सबसे पहला जहां से हमें पता लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल एवोल्यूशन रहा होगा, तो देखिए यहाँ पे सबको पता है कि फॉसिल्स की बात की जाती है। हमारे अर्थ के सरफेस पे खास तौर पे सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर कई सारे फॉसिल्स मिलते हैं। और ये जो फॉसिल्स हैं ये कहीं ना कहीं हमें एक एविडेंस देते हैं और एक फुल प्रूवन एविडेंस देते हैं कि हमारी लाइफ जब शुरू में, जैसे देखिए, जितना ज्यादा फॉसिल पुराना होगा उतना ही वो सिंपल होगा, और जितना ज्यादा फॉसिल या कहीं जितना फॉसिल रिसेंट होगा, मतलब कुछ हजारों सालों की अगर मैं बात करूं और कुछ लाखों साल पुराने फॉसिल्स की बात करूं, तो हजारों साल वाला जो फॉसिल अगर किसी को मिल रहा है तो उसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है, जिससे हम ये बता कर सकते हैं कि हाँ जो लाखों साल पुराना फॉसिल था वो सिंपलेस्ट फॉर्म था, मतलब उसके अंदर इतने सारे कॉम्प्लेक्सिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी, जिसका मतलब ये है कि धीरे धीरे जो कॉम्प्लेक्सिटी आई ऑर्गेनिजम्स के अंदर, चाहे आप किसी भी तरह के ऑर्गेनिज्म को कंसिडर कर लीजिए, वो वक्त के साथ आई। तो तभी कहते हैं कि जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है अर्थ की, वो बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ के साथ मैच करती है, जिसका मतलब ये है कि जिस तरह से अर्थ ने अपने अंदर मॉडिफिकेशन या एनवायरनमेंट के अंदर जो भी नई चीजें इंकॉर्पोरेट की होंगी समय के साथ, उसी तरह से जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स बने होंगे उन्होंने भी अपने आप को उसी तरह से ज्यादा कॉम्प्लेक्स किया होगा, ज्यादा बेहतर किया होगा, ताकि उस बदलते हुए एनवायरनमेंट में अर्थ के वो खुद को अच्छे से ढाल सके, अपने स्पीसीज को वहां पे एक्सटिंक्ट होने से बचा सके, जिसका सिर्फ एक ही कारण हो सकता है कि उन्होंने बदलते एनवायरनमेंट को खुद को अच्छे से ढाल लिया। और ढालने के लिए जो भी उनको कैरेक्टर्स चाहिए थे वो उनकी बॉडी के अंदर उन्होंने अपने आप उनको एड ऑन करना शुरू कर दिया। अब देखिए, मैं जैसे कि कहा कि बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में सबसे पहला जो एविडेंस हम कंसीडर करते हैं वो कहते हैं फॉसिल्स को। तो फॉसिल्स के लिए हम एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, पैलेंटोलॉजिकल।
एविडेंसेस कह दीजिए, या फिर कह दीजिए एविडेंसेस फ्रॉम फॉसिल्स। ठीक है, तो ये एविडेंसेस कहां से आए? सबसे पहले फॉसिल से आए, जिसने किसका सपोर्ट किया कि हाँ कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल एवोल्यूशन रहा होगा। अब देखिए ये क्या कहता है, एक साइंटिस्ट थे। फॉसिल का मतलब क्या होता है? वैसे तो आप सबको पता होगा कि फॉसिल का मतलब क्या होता है, बट फिर भी मैं इसको डिफाइन करने की कोशिश जरूर करूंगा। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चार्ल्स लियल। लियल, ठीक है। उन्होंने कहा कि फॉसिल क्या है? फॉसिल है इंप्रेशन, या कहें हार्ड पार्ट है ऑफ लाइफ फॉर्म इन रॉक्स। मतलब पत्थर को तोड़ा या पत्थर को एक्सप्लोर किया, बाई चांस एक्सप्लोर हो सकता है, और देखा कि उसके अंदर किसी न किसी ऑर्गेनिज्म का हार्ड पार्ट उसकी बॉडी का एज अ रिमेन, या कहीं उसकी बॉडी का एक इंप्रेशन, एक छाप रही है। देखिए सॉफ्ट पार्ट बॉडी का यूजुअली एग्जिस्ट नहीं कर सकता फॉसिल के तौर पर। ये सिर्फ हार्ड पार्ट की बात है, क्योंकि मैं फॉसिल्स के बारे में बात करूंगा, कुछ हल्का सा हम ब्रीफ यहाँ पे जरूर देखेंगे कि फॉसिल्स किस किस तरह से होते हैं। बट मैंने आपको बताया कि फॉसिल क्या है, इट्स अ हार्ड पार्ट ऑफ एनी लाइफ फॉर्म विच माइट हैव एग्जिस्टेड ईयर्स अगो। एंड दोज ईयर्स अगो मतलब 1000 साल मान लीजिए, 100 साल पुराना मान लीजिए, लाखों साल वाली कहानी कर लीजिए, ये आप पे निर्भर करता है। अब देखिए जो फॉसिल है, अब जैसे कि मैंने कहा कि रॉक्स, तो रॉक्स में कौन सी रॉक्स? कई सारी तरह की रॉक्स होती हैं। यूजुअली जो सबसे ज्यादा फॉसिल्स हमें देखने को मिलते हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स में देखने को मिलते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, यूजुअली जो भी हमें फॉसिल्स देखने को मिलते हैं वो हमें सेडिमेंट्री रॉक्स में देखने को मिलते हैं, इस तरह से। तो रॉक्स का ध्यान रखिए, कौन सा रॉक्स है? सेडिमेंट्री रॉक्स है। आपको ये पूछ ले कि भाई क्यों सेडिमेंट्री रॉक्स में, क्यों, और सेडिमेंट्री रॉक्स होती क्या है, तो लेट्स हैव अ लुक कि सेडिमेंट्री रॉक्स या क्या और तरह की रॉक्स जो है उनमें क्या फर्क होता है। देखिए सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं जो किस तरह से बनी होती हैं, ग्रेजुअल सेटलिंग से बनी होती हैं, या ग्रेजुअल सेटलिंग डाउन, और यू कैन से सेडिमेंटेशन जैसे प्रोसेस से। सेडिमेंटेशन किसका? ऑफ फ्रेगमेंट्स, या सेडिमेंटेशन ऑफ अर्थ मटीरियल। अब देखिए क्या हुआ, समय के साथ साथ जैसे समय बीतता गया, अर्थ के सरफेस पे सेडिमेंटेशन अर्थ की किसी न किसी मटेरियल की होती गई। सेडिमेंटेशन का मतलब आप समझती हैं, धीरे धीरे, चाहे आप सॉइल मान लीजिए, फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलता हूँ। 100 साल पहले कोई सरफेस था जिसको हमने एक तरह से डिफाइन करने की कोशिश की है कि वो सरफेस इतना डाउन था। अब धीरे धीरे क्या हुआ, उस सरफेस के अंदर या उस सरफेस के ऊपर धीरे धीरे सॉइल पार्टिकल्स सेटल डाउन होना शुरू हुए। अब सेटल डाउन जब होना शुरू हुए तो हो सकता है कि वो 100 साल पुराना जो मैं एक प्रोसेस शुरू कर रहा हूं, उस 100 साल पुराने प्रोसेस के अंदर कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म वहां पर एज अ फॉसिल के तौर पर, या कहें उसकी डेथ हुई, और डेथ होने के बाद उसके ऊपर सेडिमेंटेशन होना शुरू हो गई। अब सेडिमेंटेशन होना शुरू होगी तो 100 साल के बाद जो सरफेस अर्थ का यहाँ था वो सरफेस अर्थ का कहाँ गया? इधर आ गया। अब क्या होगा कि जब सरफेस अर्थ का 100 साल बाद, मान लो आज वो 100 साल खत्म हो गए, 100 साल पूरी पुरानी बात थी, आज मैं वो बात कर रहा हूँ, तो हमारा अर्थ का सरफेस कहाँ पे? इधर है। अब क्या होगा कि हर वक्त, अब 100 साल में एक जानवर तो नहीं मरा होगा, या एक ऑर्गेनिज्म तो नहीं मरा होगा, कई सारे ऑर्गेनिज्म मरे होंगे जो कि डिफरेंट टाइम पीरियड पे मरे होंगे। मान लो 100 साल पहले जो मरा वो यहाँ पे सेटल हो गया, उसकी बॉडी यहाँ पे दफन बरी हो गई। उसके बाद जो अगले 80 साल बाद, या कहें उसके 1 साल बाद मरा, उसका थोड़ी बॉडी और ऊपर आ गई। उससे थोड़ा 1 साल और रिसेंटली मरा तो उसके बाद बॉडी यहाँ पे आ गई। कहने का मतलब ये है कि जितना जितना आप सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर डीप जाएंगे, आपका एक तो जियोलॉजिकल टाइम, जो अर्थ का टाइम है या अर्थ का जो समय है, वो उतना ही पीछे जाता जाएगा, और आपको उतना ही पुराना फॉसिल अगर कहीं है वहां पर जो बचा है या बन चुका है,
अगर प्रेजेंट है वो उतना ही पुराना माना जाएगा। मतलब जितना ज्यादा आपको डीप फॉसिल मिलता है वो उतना ही पुराना फॉसिल होता है, खासतौर पर सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर की बात कर रहा हूं मैं। और जितना सरफेस के पास आपको फॉसिल मिलता है या कोई ऑर्गेनिज्म की बॉडी मिलती है, वो ऑर्गेनिज्म उतना ही ज्यादा रीसेंट होता है, मतलब समय से बहुत पीछे नहीं है, वो अभी पुरानी बात थी। ठीक है। और एक और चीज इसमें समझा दी जाती है कि जब सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर आप फॉसिल्स को एनालाइज करते हैं तो जितना डीप फॉसिल आपको मिलेगा, पर वो 100% है, वो उतना ही पुराना होगा, क्योंकि वो बहुत पुराने टाइम पर वहां पे दफन हो चुका है। अगर फॉसिल बचा है तभी मैं बात कर रहा हूँ, वो उतना ही ज्यादा सिंपल होगा। और जितना डीप सेडिमेंट्री रॉक्स में से आपको फॉसिल्स का अगर मैं डाइवर्सिफिकेशन बताऊं कि क्या वहां पे भिन्न भिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न जीव जंतुओं के फॉसिल्स मिल रहे हैं, वो उतने ही कम होंगे। मतलब कि कॉम्प्लेक्सिटी समय के चलने के साथ बड़ी है। मतलब आज के दौर पर जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो, मैं अगर 1000 साल पुराने या लाख साल पुराने कंपैरिजन करूं कॉम्प्लेक्सिटी या डाइवर्सिफिकेशन के साथ, तो डेफिनेटली वहां के मुकाबले आज के दौर पर ज्यादा डाइवर्सिटी है, ज्यादा भिन्न प्रकार के आपको जीव जंतु देखने को मिलते हैं। अगर मैं लाख साल पुराने जीव जंतुओं के प्रकारों के साथ या डाइवर्सिफिकेशन या डाइवर्सिटी के साथ कंपेयर करूं तो मतलब कि जितना ज्यादा आपका फॉसिल या जितना ज्यादा सेडिमेंट्री रॉक्स आप बहुत डीप डाउन जाकर एनालाइज करेंगे, वहां पे आपको डाइवर्सिटी ऑफ फॉसिल्स कम देखने को मिलेगी। और साथ में ही फॉसिल्स के अंदर, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी उतनी ही कम देखने को मिलेगी। और जैसे जैसे आप सरफेस से ऊपर उठता जाएंगे, आप उठते जाएंगे, आप फिर ऊपर वाले सरफेस को एनालाइज करेंगे फॉसिल्स की डाइवर्सिफिकेशन के लिए, तो वहां पे आपको डाइवर्सिटी बढ़ती हुई दिखेगी। और साथ ही साथ में जिस भी ऑर्गेनिज्म का फॉसिल आप एनालाइज कर रहे होंगे उसके अंदर आपको कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। कहने का मतलब सिंपल सा है कि जितना डीप, अगर मैं इसको यहां पे डिफाइन करूं, मान लीजिए ये आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स है, मान लो ये, लेट सपोज ये 10,000 ईयर्स पहले की सेडिमेंट्री रॉक्स है। उसके बाद आपके पास 7500 ईयर्स पहले की सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। उसके बाद आपके पास 5000 ईयर्स पहले की रॉक्स हैं। उसके बाद आपके पास 2500 ईयर्स पहले की सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। और ये जो रॉक्स हैं ये आपकी रिसेंट है, जिसपे हम अभी सरफेस्ड है। तो जो फॉसिल, यहां का जो फॉसिल होगा या फॉसिल्स होंगे, एक तो एक्सप्लोर नहीं करोगे ना, वो लेस कॉम्प्लेक्स होगा और साथ में डाइवर्सिटी जो फॉसिल की होगी वो भी कम होगी। पर जैसे जैसे, अगर मैं इसको तरह से समझाना चाहूं कि फॉसिल्स की कॉम्प्लेक्सिटी और डाइवर्सिटी दोनों ही, जब आप रीसेंट सेडिमेंट्री रॉक्स को एनालाइज करते हैं, वो इंक्रीज होती है। ठीक है। डाइवर्सिटी भी इंक्रीज होती है और फॉसिल की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, उसके अंदर जो करेक्टर्स है, उनका भी कॉम्प्लेक्स होना देखने को मिलता है। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है, खास तौर पर जब आप फॉसिल्स की बात करते हैं। अब देखिए, जहां पे मैंने कहानी ये बताई कि भाई हाँ जी, आपको जो मैक्सिमम फॉसिल्स की जो एनालिसिस होती है वो सेडिमेंट्री रॉक्स में होती है, क्योंकि वो समय के साथ सेडिमेंटेशन के जैसे प्रोसेस के द्वारा बने हुए रॉक्स हैं, और उन्हीं के अंदर कहीं ना कहीं समय के साथ जो भी ऑर्गेनिज्म है वो दफन हुआ होगा। और जितना आप डीपली सेडिमेंट्री रॉक्स को एनालाइज करेंगे, आपके पास फॉसिल्स की कॉम्प्लेक्सिटी और डाइवर्सिटी दोनों ही उतनी ही कम होगी। और जितना रिसेंट फॉसिल्स को या रिसेंट रॉक्स को आप एनालाइज करेंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स को, उतनी ही कॉम्प्लेक्सिटी आपकी बढ़ती जाएगी। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके बता देता हूँ कि ये जो हम एनालिसिस कर रहे हैं, ये एक्चुअल में एनालिसिस आपके सेडिमेंट्री रॉक्स का है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जो समय के साथ सेडिमेंटेशन के साथ बनी हुई रॉक्स है, इसलिए नाम तो इनका सेडिमेंट्री रखा गया। क्या इसके अलावा और रॉक्स होती हैं? हाँ बिल्कुल होती हैं। दो तरह की रॉक्स मैं जरूर यहाँ पे डिस्कस करूंगा। एक तो आपकी देखो होगी सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। दूसरी आपके पास जो रॉक है, एक टॉपिक लेते हैं, टाइप
ऑफ रॉक्स। बहुत ब्रीफ में डिस्कस कर रहा हूं। एक हो गया सेडिमेंट्री, ठीक है, जिसके अंदर मैक्सिमम फॉसिल्स प्रेजेंट होते हैं। दूसरा हो गया आपके पास, दिस इज नंबर वन। सेकेंड टाइप ऑफ रॉक इज इग्नियस रॉक। अब इग्नियस रॉक्स क्या होती हैं? इग्नियस रॉक्स होती हैं जो बनती हैं कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मॉल्टन मटेरियल। जो वॉल्केनो का मटेरियल निकलता है, जब वो कूल डाउन हो जाता है और सॉलिडिफाई हो जाता है कूल डाउन होने के बाद, तब आपकी वो रॉक जो बनती है वो इग्नियस रॉक होती है। और ऐसे रॉक्स में फॉसिल्स का होना, देखो भाई साहब, बहुत टफ है, बहुत गर्म है। जो भी ऑर्गेनिज्म अगर वहां पे कहीं गलती से चला भी गया होगा, दफन भी हुआ होगा, बरी भी हुआ होगा, वो सब कुछ खत्म हो चुका होगा उसका, ठीक है। कोई भी उसका अवशेष या कहे रिमेन वहां पे नहीं प्रेजेंट होने वाला। तो यहां पे मैं सिंपली लिख दूं कि कूलिंग डाउन एंड सॉलिडिफिकेशन। लेट मी इरेज इट फॉर यू। ऑफ मॉल्टन मटीरियल। हाँ, इन रॉक्स की बस खास बात यह है कि ये ओल्डेस्ट रॉक्स मानी जाती हैं। और माने भी क्यों ना, जिस तरह का अर्थ का एनवायरमेंट हम अभी शुरू से लेकर अभी तक डिस्कस कर रहे हैं ड्यूरिंग द ओरिजिन ऑफ अर्थ, वहां पे वॉल्केनिक इरप्शंस बहुत रही होंगी। और देखिए एक और आता है, एक थर्ड टाइप की रॉक है, आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं, जिसको बोलते हैं हम मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती हैं? ये सेडिमेंट्री रॉक्स ही हैं जो कि हीट और टेम्परेचर की वजह से चेंज हो गई हैं। तो इसमें अगर हम हीट और टेम्परेचर जैसी चीजों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे फॉसिल्स का रहना या बच जाना इतना आसान नहीं होगा। इसलिए सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर भी आपके पास जो है ज्यादा फॉसिल्स देखने को मिलते नहीं है। और मैंने इसलिए पहले ही कहा कि मैक्सिमम फॉसिल्स आपको जब भी मिलेंगे तो वो सेडिमेंट्री रॉक्स में देखने को मिलेंगे। एक ब्रीफ सा मैंने आपको आइडिया दे दिया कि मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती है। दीज आर चेंज्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। और चेंज क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ हीट एंड प्रेशर। वो किसी भी कारण हो सकता है, वो हमारा भी यहाँ पे जिम्मेवारी नहीं है डिस्कस करना, बट समझ में जरूर था। मेटामॉर्फिक रॉक्स, इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स। और हमारी काम की कौन सी है? डेफिनेटली सेडिमेंट्री रॉक्स। ओके, अब थोड़ा सा अगर हम फॉसिल्स पे नजर मारें, ठीक है, तो फॉसिल्स के ऊपर अगर हम थोड़ी सी बात करें या चर्चा करें कि फॉसिल्स किस तरह से होते हैं, तो उसको भी हम यहाँ पे समझ सकते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं। दो पॉइंट्स हैं। पहला कि जितने भी रॉक्स हैं, डिफरेंट रॉक, वैसे मैं समझा चुका हूं आपको, डिफरेंट रॉक सेडिमेंट्स contain different life forms। ठीक है, और कौन सी डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स? जो तब मरी होंगी जब वो सेडिमेंट बना होगा। डाइड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर सेडिमेंट।
तभी वो मैंने कहानी अभी आपको बताई कि क्यों हम ये कहते हैं कि जितना ज्यादा रॉक या सेडिमेंट्री रॉक डीप होगा उतना ही वहां पे जो फॉसिल होगा वो पुराना होगा, और साथ ही साथ में उतना ही वो फॉसिल सिंपल होगा और उतनी ही कम फॉसिल्स की डाइवर्सिटी उस डीप सेडिमेंट रॉक में देखने को मिलेगी। बहुत सिंपल सी कहानी बता रहा हूं मैं आपको, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं यहाँ पे हम ऐड ऑन कर रहे हैं। एक और लाइन लिखना चाहूंगा मैं यहाँ पे जरूर, वो क्या है, अब फॉसिल्स की स्टडी और सेडिमेंट्री लेयर्स की स्टडी जियोलॉजिकल टाइम को इंडिकेट करती है, क्योंकि अभी मैं आपके साथ जियोलॉजिकल पीरियड के बारे में बात करने वाला हूं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, क्या बोला मैंने कि फॉसिल की स्टडी एंड सेडिमेंट्री रॉक्स या लेयर्स की स्टडी क्या इंडिकेट करती है, ये इंडिकेट करती है डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड को। देखो यहाँ पे डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड की बात मैंने इसलिए की क्योंकि जियोलॉजिकल पीरियड का मतलब यहां से ये है कि आपकी अर्थ से जब ओरिजिन हुआ अर्थ का, वहां से लेकर आज तक का जो समय बीता है, उस समय को हमने जियोलॉजिकल पीरियड का नाम दे दिया, ठीक है। उस समय बीतने के दौरान क्या क्या बदलाव हुए, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में डेफिनेटली हम बदलाव की बात कर रहे हैं, तो बदलाव किस पर है, सेल किस तरह से मॉडिफाई हुआ, किस तरह से वो यूनिसेलुलर सेल था, एक प्रोकैरियोटिक फॉर्म थी, वो पहले यूकैरियोटिक फॉर्म में कन्वर्ट हुई, फिर किस तरह से यूकैरियोटिक फॉर्म मल्टीसेलुलर फॉर्म में कन्वर्ट हुई, कब आपके प्लांट्स आए, कब आपके पहला मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आया, कब आपके पास पहला फंजाई आया। इस तरह से जियोलॉजिकल पीरियड को हम सेग्रीगेट सेपरेट करते हैं उस समय को, जो समय अर्थ के ओरिजिन या कहें पहली लाइफ फॉर्म से लेकर आज तक जो है बीता है इस धरती पर, ठीक है। बट उसको समझने से पहले जैसे मैंने कहा कि मैं छोटा सा फॉसिल के बारे में जरूर डिस्कस करना चाहूंगा, ठीक है। जैसे मैंने और एक और जो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी आपके साथ या जो मैंने आपको डायग्रामेटिकली बताया कि जितनी ओल्ड रॉक होगी उतना ही फॉसिल सिंपल होगा, डाइवर्सिटी उतनी ही कम होगी, और जितनी रिसेंट रॉक होगी सेडिमेंट्री रॉक, उसमें जो भी फॉसिल होगा वो उतना ही कॉम्प्लेक्स होगा और ज्यादा डाइवर्सिटी वाला होगा। तो अगर हम सिर्फ फॉसिल्स की बात करें तो टाइप ऑफ फॉसिल्स की बात करें तो छोटी सी बात है, छोटा सा समय लगेगा फॉसिल टाइप्स के बारे में। देखिए इसमें पहला आता है आपका सबसे मशहूर अनऑल्टर्ड फॉसिल, ठीक है। दूसरा टाइप है पेट्रीफाइड फॉसिल, इन सबके बारे में बताऊंगा मैं एक एक करके। तीसरा टाइप है मोल्ड, इट्स अ टाइप ऑफ फॉसिल। फोर्थ टाइप इज योर कास्ट फॉसिल। फिफ्थ टाइप इज योर प्रिंट, एंड सिक्स टाइप इज द क्रॉप्रोलाइट फॉसिल। ये फॉसिल के टाइप है, ठीक है। और जो हमें ध्यान में रखने होते हैं वो पहले दो ही हैं ज्यादातर, क्योंकि बाकी सारे सिंपल है, पहले दो ही बहुत सिंपल है, पहले दो कोई टफ नहीं है। तो अनऑल्टर्ड फॉसिल का मतलब क्या हुआ, लेट्स हैव अ लुक। अनऑल्टर्ड का मतलब है, साफ पता लग रहा है, जो बदला ही नहीं, जैसा था वैसा ही दफन हो गया। और अगर आप ये समझते हैं कि कोई इतने हजारों साल पहले बरी हुआ था और उसके शरीर में कोई बदलाव ही नहीं हुआ,
कोई डिकम्पोजिशन ही नहीं हुई, तो 100% ऐसे फॉसिल्स आपको इस तरह की जगहों पे मिलेंगे जहां पे डिकम्पोजिशन जैसा प्रोसेस बिल्कुल नहीं होता या बहुत स्लो रेट पे होता है, मतलब बैक्टीरियल ग्रोथ बॉडी पे नहीं है, इसका मतलब डिकम्पोजिशन बॉडी की नहीं है। तो ऐसा तो देखिए दो ही जगहों पे हो सकता है, या तो बहुत ही कोल्ड एनवायरनमेंट हो या बहुत ही हॉट एनवायरनमेंट हो। हॉट एनवायरनमेंट में तो बॉडी ही नहीं बचेगी, बर्न आउट हो जाएगी या खत्म हो जाएगी, और कोल्ड एनवायरनमेंट में बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होगी जिसकी वजह से डिकम्पोजिशन नहीं होगी। तो ये अनऑल्टर्ड में मैं एक ही एग्जांपल सेट करूंगा, वो है आपका वूली मैमथ का। वूली मैमथ हाथी की तरह एक प्राणी थे जो हजारों साल पहले धरती पर पाए जाते थे, खासतौर पर आपके पोलर एरियाज में हम कहें या साइबेरिया जैसी जगहों पर। ठीक है, तो एक वूली मैमथ मिला जो 25,000 ईयर्स ओल्ड था। कहां पे? साइबेरियन रीजन में, अनऑल्टर्ड, बाल भी थे इसके। ठीक है, जब बाल बचे हैं तो बाकी की बॉडी तो ऑब्वियस सी बात है बची होगी, क्योंकि डिकम्पोजिशन नहीं हुई ना, बहुत चिल्ड या कोल्ड एनवायरनमेंट था। पेट्रीफाइड फॉसिल की बात करें तो पेट्रीफाइड फॉसिल्स क्या होते हैं? ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक पार्ट है या जो सॉफ्ट पार्ट है उनको मिनरल डिपॉजिट्स के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, बट मैं यहाँ पे जरूर एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि इस तरह के फॉसिल्स, जब पेट्रीफाइड फॉसिल्स की बात करते हैं तो ज्यादातर इनके हार्ड पार्ट्स ही आपको प्रिजर्व्ड कंडीशन में देखने को मिलते हैं। हार्ड पार्ट्स अगर मैं कहूँ तो बोन्स। बाकी देखो जो ऑर्गेनिक पार्ट में यहाँ पे बात कर रहा हूँ, वैसे तो कहने की जरूरत नहीं है, ऑर्गेनिक पार्ट्स ज्यादा देर तक टिक नहीं सकते, उनकी डिकम्पोजिशन बहुत फास्ट होती है। अब बोन्स जो है उनकी डिकम्पोजिशन तो हो रही है, और बोन्स कोई ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इनऑर्गेनिक पार्ट की बनी है, ऑर्गेनिक पार्ट की नहीं बनी है। ठीक है, दोनों तरह की बनी है, बट बोन्स की डिकम्पोजिशन थोड़ी स्लो होती है एज कंपेयर टू दी अदर फ्लैश ऑफ द बॉडी। बाकी तो हमारा मांस है, वो तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, बोन्स बचती हैं, बट बोन्स ज्यादा देर तक बच नहीं सकती एज कंपेयर टू, अगर मैं कहूँ कि क्या वो हमेशा हजारों सालों तक बोन्स, क्या किसी जगह पे अगर दफन हो चुकी है, कोई ऑर्गेनिज्म दफन हो गया तो उसकी बोन जो है वो परसिस्ट करेंगी फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स? नहीं। बट ये जो हमें फॉसिल्स मिलते हैं, कभी देखा होगा आपने डायनासोर्स के बोन्स, बड़ी बड़ी बोन्स हमें देखने को मिलती हैं, कि ये एक्चुअल में डायनासोर की ही बोन्स हैं? देखिए बोन्स तो डायनासोर्स की है, बट उनकी कंपोजिशन बदल जाती है, क्योंकि इतनी देर तक बोन्स के अंदर जो भी मटेरियल रहा होगा वो इतने लाखों सालों तक सेम नहीं रहा होगा। तो क्या होता है, धीरे धीरे बोन्स का मटेरियल जो है वो आसपास के मटेरियल से रिप्लेस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, वो बोन्स का स्ट्रक्चर, वो मटेरियल जो आसपास का है वो उसी जगह पे आके डिपॉजिट होता है जहां पे वो बोन का एरिया था या बोन का जो मटेरियल पड़ा हुआ था। बट अब जो एक्चुअल में बोन की कंपोजिशन होगी वो वैसी नहीं होगी जो कि एक्चुअल ऑर्गेनिज्म में होती है। अब वो कंपोजिशन किसी ना किसी मिनरल की होगी, बट उसने अपना एक शेप ले लिया होगा बोन के एग्जैक्ट शेप के जैसा। तो आज के दौर पर अगर आपको कोई जितने भी हमारे पास कहें तो म्यूजियम्स होते हैं जहाँ पे हमने डायनासोर्स की बोन्स को इकट्ठा करके रखा होता है, एक बहुत बड़ा सा डायनासोर बनाया होता है उनकी बोन को इकट्ठा कर करके, वो एक्चुअल में डायनासोर्स की बोन्स, कंपोजिशन उनका डायनासोर की बोन्स का नहीं होता, बट बोन्स को रिप्लेस कर दिया गया होता है बाय दी मिनरल्स, जो डिफरेंट मिनरल्स उस बोन के आसपास रहे होंगे। तो पेट्रीफाइड फॉसिल्स जो होते हैं उसमें मैं कह सकता हूँ कि ये क्या है, रिप्लेस्ड बाय मिनरल डिपॉजिट्स। इसमें क्या है कि जो ऑर्गेनिक पार्ट है या कहें बॉडी पार्ट्स, उनको रिप्लेस कर दिया जाता है, रिप्लेस्ड बाय मिनरल्स। ठीक है, और ज्यादातर यहां पे जो प्रिजर्व पार्ट होते हैं वो हार्ड पार्ट्स होते हैं बॉडी के। सॉफ्ट पार्ट्स को रिप्लेस करने का समय नहीं मिलता, वो उससे रिप्लेस करने से पहले ही क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। और हार्ड पार्ट्स में आपका ज्यादातर क्या आता है, बोन्स, टीथ, शेल्स एटसेट्रा। जैसे कि मैंने कहा, दिखेंगे तो बिल्कुल बोन्स टीथ्स की तरह, बट एक्चुअल में कंपोजिशन उनकी वो नहीं होगी जो होती है ऑर्गेनिजम्स के अंदर जब वो ऑर्गेनिज्म जिंदा होते हैं। ठीक है, रिप्लेस्ड होते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा कॉमन है पेट्रीफाइड फॉसिल्स, आज के दौर पर सबसे ज्यादा कॉमन फॉसिल्स है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मोस्ट कॉमन फॉसिल्स
जो हमें देखने को मिलते हैं म्यूजियम्स में। ओके, तो दीज आर मोस्ट कॉमन फॉसिल्स। नेक्स्ट बात करते हैं हम मोल्ड फॉसिल्स की। यहां पर क्या है, कोई भी बॉडी पार्ट, बोलो तो मोल्ड, मोल्ड बोला तो बॉडी की एक शेप रह जाती है। तो मोल्ड फॉसिल्स की जब हम बात करते हैं तो मोल्ड फॉसिल्स में कोई भी पार्ट बॉडी का रिकवर नहीं होता। नो पार्ट रिकवर्ड। किसका भाई साहब? बॉडी का। ओनली इंप्रेशन, सिर्फ एक छाप रह जाती है। ओनली इंप्रेशन ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं। ठीक है, ये था मोल्ड फॉसिल। अच्छा, उसी तरह से आपके पास कास्ट फॉसिल होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि इस एक्सटर्नल पार्ट पे, मतलब मान लो कोई ऑर्गेनिज्म मर गया, उसकी सारी बॉडी जो है वो डिकम्पोज हो गई, तो उसकी बॉडी के ना, जहां जहां पे उसकी बॉडी का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर था, जो शेप थी, वो शेप, एक इंप्रेशन वहां पे रह गया कि हाँ, यहाँ पे शायद कोई चीज इस तरह की शेप की रही होगी। बट कभी कभी क्या होता है कि वो जो शेप है, जो इंप्रेशन है, जो मोल्ड है, यही चीज जो मोल्ड है, उसको मिनरल्स रिप्लेस कर देते हैं। मतलब उस बॉडी तो खत्म हो गई है, बस उसकी जगह पे क्या आ गए, उस बॉडी के शेप के अकॉर्डिंगली आसपास के मिनरल्स आके डिपॉजिट हो गए। और जब इस तरह का फॉसिल मिलता है तो उस फॉसिल को हम क्या कहते हैं? कास्ट फॉसिल कहते हैं। क्या कहते हैं? कास्ट फॉसिल। तो हम मैं यहां पे सिंपली लिख सकता हूं कि व्हेन मिनरल्स फिल अप द इंप्रेशन, व्हेन मिनरल फिल अप द इंप्रेशन। तो देखा जाए तो फंडा यहाँ पे फॉसिल्स बनाने का सेम ऐसा ना हो गया, पेट्रीफाइड वाला नहीं हो गया। तो डेफिनेटली यहाँ पे भी आप ये टर्मिनोलॉजी यूज कर सकते हैं। बट देखिए, इधर और इधर का फर्क इतना है, वो सिर्फ बॉडी का इंप्रेशन है, बॉडी का एक आउटलाइन है कि ऐसी बॉडी रही होगी। यहाँ पे क्या है, बॉडी के कुछ हार्ड पार्ट्स के अंदर मिनरल डेपोजिशन हुई है, मतलब रिप्लेसमेंट हुई है। तो यहाँ पे वो हार्ड पार्ट्स बॉडी के सारे एग्जिस्ट कर रहे होंगे, दो उनकी कॉम्पोजिशन बदल चुकी होगी। बट यहाँ पे बॉडी के हार्ड पार्ट्स नहीं है, सिर्फ बॉडी का एक शेप, एक छाप थी, उस छाप की जगह पे कुछ मिनरल्स डिपॉजिट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे कोई बॉडी का हार्ड पार्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इन तरह के फॉसिल में, चाहे वो मोल्ड है, मोल्ड में तो चलो कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बट अगर आप कास्ट की बात करेंगे तो वहां पे भी कोई हार्ड पार्ट बॉडी का एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट इज योर प्रिंट। अब प्रिंट में क्या है? प्रिंट में सिंपली कहानी है कि स्किन, लीव्स हो गई, ठीक है, उनका एक इंप्रेशन रह गया, ठीक है, तो उसको आप प्रिंट के तौर पर कंसिडर कर सकते हैं। कॉप्रोलाइट में आप फीकल पैलेट्स जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स के, वो कहीं बाई चांस फॉसिलाइज्ड हो गए हो, तो उनको आप कॉप्रोलाइट, कॉप्रो शब्द ही फीक्सस के साथ या स्टूल के साथ रिलेट किया गया है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि फीकल पैलेट्स। फीकल पैलेट्स क्या? फॉसिलाइज्ड हो गए हो। और प्रिंट्स में मैंने आपको कहा जैसे कि लीव्स होगी, स्किन हो गई, उनकी फॉसिलाइजेशन हो गई हो। बट आपको ध्यान इन पे रखना है, अनऑल्टर्ड, पेट्रीफाइड, मोल्ड और कास्ट तक आप अगर थोड़ा ध्यान रखें कि टाइप ऑफ फॉसिल कैसे होते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ठीक है, एक अंदाजा तो लग जाता है कि हमारा फॉसिल जो है वो कितने गहराई से, सरफेस से कितना गहरा मिला है। तो डेफिनेटली वहां से कितना अंदाजा लग सकता है ना कि वो फॉसिल फॉसिल जो है वो पुराना होगा। जो सरफेस से जितना नजदीक होगा वो फॉसिल उतना ही रिसेंट होगा, उतना ही ज्यादा कम पुराना होगा। बट एग्जैक्टली देखा जाए, अगर हमें उनकी टेंटेटिव डेटिंग करनी हो, उनका टेंटेटिव एग्जिस्टेंस बताना हो, कितना पुराना ये फॉसिल, ये ऑर्गेनिज्म कितने पुराने साल या कितने पहले एग्जिस्ट करता होगा, यह फॉसिल कितना पुराना है, कितने हजार साल पुराना है, 100 साल पुराना है, 1000 साल पुराना है, लाख साल पुराना है, करोड़ों साल पुराना है। तो उसके लिए देखिए एक सिंपल सी टेक्निक, केमिस्ट्री में भी हम कहीं ना कहीं इस बारे में बात करते हैं, हम डेटिंग टेक्निक की बात करते हैं कि एज ऑफ फॉसिल्स को किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है, जिसमें हम सबसे ज्यादा
कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करते हैं, बट आज के दौर पर हमारे पास कार्बन डेटिंग से भी अच्छे कुछ और भी डेटिंग टेक्निक्स हैं, जिसमें मैं अगर कहूँ तो एक डेटिंग टेक्निक आती है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, ESR, जो कि हमें ज्यादा बेहतर एज ऑफ फॉसिल डिटरमाइन करके देती है। ठीक है, तो अगर हम डेटिंग टेक्निक की बात करें तो आई होप ये सारी बातें आप सबको समझ आ गई होंगी। तो डेटिंग टेक्निक में ये एज ऑफ फॉसिल्स की बात करें, एज ऑफ फॉसिल्स की डिटर्मिनेशन किस तरह से होती है, तो उसमें हम सबसे पहले हम बात करेंगे, पहले तो हम बात करेंगे हाफ लाइफ क्या होती है। ठीक है, हाफ लाइफ हल्का सा केमिस्ट्री का पार्ट है, मैं सिर्फ जितना बायोलॉजी से रिलेटेड है उतना ही आपके साथ डिस्कस करूंगा। हाफ लाइफ क्या है, किस तरह से आप हाफ लाइफ को डिफाइन करते हैं, कि कितना समय लगेगा किसी भी एलिमेंट के हाफ क्वांटिटी को एक स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए, उसको हम हाफ लाइफ कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे जैसे कार्बन डेटिंग, मैंने कहा कि कार्बन डेटिंग काफी ज्यादा फेमस है, तो कार्बन डेटिंग में हम क्या करते हैं कि एक आइसोटोप होता है कार्बन का, C14, ठीक है, एक रेडियो कार्बन है, और मान लो इसकी क्वांटिटी कुछ भी रही होगी X, ठीक है, और उस क्वांटिटी का जो हाफ पार्ट है कार्बन या C14 का, वो कितना समय लेगा अपनी स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होने में। देखिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होते हैं वो कभी भी स्टेबल नहीं होते, दे कीप ऑन डिकेइंग, दे कीप ऑन कन्वर्टिंग इनटू स्टेबल आइसोटॉप्स। इसके कई सारे उदाहरण हैं जो कि आप केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से केमिस्ट्री वाले सब्जेक्ट में समझ सकते हैं, बट मेरा यहाँ पे सिर्फ इतना सा काम है कि इसी तरह के जो फिनोमिना है उस फिनोमिना को हम यूज करते हैं फॉसिल्स को बताने के लिए कि ये फॉसिल्स कितने पुराने हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी एक स्टेटमेंट लिखूंगा ताकि आप उसे नोट डाउन कर सके या समझ सके कि मैं कहना क्या चाहता हूं, कि हाउ लॉन्ग हाफ लाइफ क्या है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर हाफ द क्वांटिटी of an element to change into its stable form। उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने कार्बन की बात की, तो कार्बन का एक आइसोटोप है C14, इसको हम रेडियो कार्बन कहते हैं, रेडियो एक्टिव कार्बन है, ठीक है। इसका जो हाफ क्वांटिटी है वो एक स्टेबल आइसोटोप, और स्टेबल फॉर्म क्या है इसकी, N14। half the quantity of C14 will take around 5730 years approx to get converted into its stable form N14। तो ये है हाफ लाइफ जिसको आप कहते हैं। अब हाफ लाइफ से ही हम अंदाजा लगाते हैं किस तरह से फॉसिल कितना पुराना होगा, क्योंकि देखिए फॉसिल्स के अंदर एक्चुअली में जो फॉसिल्स हैं, अनऑर्डर्ड फॉसिल्स या कहीं पेट्रीफाइड फॉसिल्स, उनके अंदर तो जो कंपोनेंट्स थे, जब वो एक जिंदा शरीर का हिस्सा था, वो कोई भी बॉडी पार्ट, तब तो वो कुछ और था, बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो एक तो उसके अंदर आसपास के मिनरल्स डिपॉजिट हो गए, साथ में जिस सेडिमेंट्री रॉक के अंदर वो डिपॉजिट हुआ है, ये सेडिमेंट्री रॉक के अंदर बरी हुआ है, जिस सेडिमेंट्री रॉक को खोद के आपने उस फॉसिल को निकाला, उस डेफिनेटली सेडिमेंट्री रॉक के अंदर क्या कार्बन जैसे या C14 जैसे रेडियो कार्बन नहीं हो सकते। तो अगर आपने सेडिमेंट्री रॉक का अंदाजा लगा दिया कि रॉक कितनी पुरानी है जिसके अंदर वो फॉसिल आपने खोजा या फॉसिल आपने एक्सप्लोर किया, तो वहां से अंदाजा लग सकता है कि यार जब सेडिमेंट्री रॉक इतनी पुरानी है तो फॉसिल जो रॉक के अंदर है वो भी उतना ही पुराना होगा। तो ऐसी ऐसी कई सारी टेक्निक्स हैं जो यूज की जाती हैं। कुछ टेक्निक्स है जैसे कि यूरेनियम लेड टेक्निक है, जिसमें आप यूरेनियम को यूज करते हैं कि यूरेनियम कितना, यूरेनियम जो है अपनी स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, लेड में कन्वर्ट होता है, जैसे कि यूरेनियम 238 जो है, जैसे मैंने तो आपको ये बता दिया। दूसरा आपका यूरेनियम लेड टेक्निक की बात भी आप कर सकते हैं, इस टेक्निक को भी यूज किया जाता है फॉसिल्स की एज को डिटरमाइन करने के लिए। इसमें जो यूरेनियम 238 है
वो कन्वर्ट होता है स्टेबल फॉर्म में, और स्टेबल फॉर्म क्या है इसकी, PB206। ठीक है, तो इस तरह से स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, कितना टाइम लेता है उस हिसाब से आप बता सकते हैं कि फॉसिल की अप्रॉक्स एज कितनी थी। उसी तरह से पोटेशियम आर्गन मेथड भी यूज किया जाता है। देखिए पोटेशियम आर्गन मेथड जो है उससे ज्यादा कॉमनली यूज किया जाता था एक समय पे। उसका कारण क्या है, क्योंकि जो पोटेशियम होता है ना वो एक कॉमन एलिमेंट होता है। किसके अंदर, रॉक्स के अंदर। मतलब इस तरह की डेटिंग का फायदा ये है कि पोटेशियम क्योंकि एक कॉमन एलिमेंट है रॉक्स के अंदर, तो आपको पोटेशियम तो देखने को मिल ही जाएगा रॉक्स में, तो आप उस तरह से मेथड को यूज कर सकते हैं कि यहाँ पे पोटेशियम आर्गन मेथड जो है वो क्यों ज्यादा फेमस हुआ, क्योंकि पोटेशियम जो है वो ज्यादा कॉमन है, रॉक्स के अंदर ज्यादा कॉमन पाया जाता है, और अगर आपने इस मेथड को यूज करना है तो आप वहां से डिटरमाइन कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर रॉक में जो भी फॉसिल पाया गया है वो कितना पुराना हो सकता है। और लास्ट में जैसे कि मैंने कहा कि जो ज्यादा एक्यूरेट और मॉडरेट टेक्निक है वो है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। सिर्फ याद रखिएगा ये मॉडरेट भी सॉरी मॉडर्न है, और साथ में ज्यादा बेहतर डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ फॉसिल करती है। ठीक है, तो ये आपका एक हल्का सा मैंने टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर दिया कि फॉसिल्स की एज को किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है। तो इसमें आपने देखा कि कई सारे टेक्निक्स हैं जिसमें हम रिलेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियो एक्टिव एंड नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को यूज करते हैं इन द सैंपल ऑफ रॉक, जिस रॉक से हमें वो फॉसिल मिला है। तो यहाँ तक हमारे पास ऑलमोस्ट काफी सारी चीजें डिस्कस हो गई हैं पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस के अंतर्गत। ठीक है, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि इस दौरान हम कई सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। हम देखा जाए तो बायोलॉजिकल टाइम स्केल जो है, सॉरी जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, और जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अंतर्गत हमें क्या क्या उसके अंदर हमने क्या क्या चीजों को समझना है, उस सारी चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि कहीं ना कहीं क्वेश्चंस डायरेक्टली आपके जियोलॉजिकल टाइम स्केल से भी आते हैं। अब फॉसिल्स की बात की जाए, देखिए मैं एक फॉसिल की बात जरूर यहाँ पे डिस्कस करूंगा आर्कियोपेटाइरिक्स के बारे में, क्योंकि आर्कियोपेटाइरिक्स में काफी बार क्वेश्चन आता है। तो एक बार आर्कियोपेटाइरिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो आर्कियोपेटाइरिक्स का भी एक फॉसिल हमें देखने को मिला था। ठीक है, और आर्कियोपेटेरिक्स क्या है, देखिए आर्कियोपेटेरिक्स जो है इस तरह से, आर्कियोपेटेरिक्स एक फॉसिल है। ठीक है, और ऐसा माना जाता है जिस सेडिमेंट्री रॉक में ये आर्कियोपेटेरिक्स मिला होगा वो सेडिमेंट्री रॉक हमारे जियोलॉजिकल टाइम स्केल के जुरासिक पीरियड का एक हिस्सा रही थी। अब इसके बारे में आप बात अभी मत ये सोचिएगा, क्योंकि मैंने अभी आपके साथ जियोलॉजिकल टाइम स्केल डिस्कस करना है। बस आप इतना याद रखिएगा कि जुरासिक पीरियड पे या जुरासिक पीरियड का ये फॉसिल था। मतलब कि आज की डेट में ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म जिसको आप आर्कियोपेटेरिक्स कह रहे हैं वो एग्जिस्ट नहीं करता, और इसके कुछ खास फीचर्स थे। जुरासिक पीरियड वो पीरियड है जब डायनासोर्स का धरती पर सबसे ज्यादा दबदबा था, डोमिनेंट स्पीसीज मानी जाती थी डायनासोर्स जो है। उसी वक्त ये एक तरह का ऑर्गेनिज्म या उस वक्त का ये ऑर्गेनिज्म रहा होगा जिसका फॉसिल हमें रिसेंटली मिला, और हमने कहा कि ये जुरासिक पीरियड का एक फॉसिल था। और इसकी खास बात क्या थी कि ये एक लिंक था। देखिए मैं कुछ बात करूंगा यहाँ पे, लिंक, लिंक का मतलब था, देखिए ट्रांजिशन हुई है। कोई भी ऑर्गेनिज्म आप चाहे कुछ भी मान लीजिए, जैसे कि मैं अगर आर्कियोपेटेरिक्स को बात करूं तो आर्कियोपेटेरिक्स रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच का लिंक माना जाता है। तो मैं ये कहूंगा कि बर्ड्स एकदम से नहीं बने, रेप्टाइल्स से ही कुछ ऑर्गेनिजम्स मॉडिफाई हुए होंगे,
और एनवायरमेंट में उनको कुछ ऐसा लगा होगा या उनको जरूरत पड़ी होगी कि उन्हें फ्लाई करना है, ठीक है, फ्लाई करना कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी रही होगी। तो डेफिनेटली धीरे धीरे एक ऑर्गेनिज्म दूसरी तरह के ऑर्गेनिज्म में ट्रांजिट हुआ होगा, बदला होगा। तो आर्कियोपेटेरिक्स को माना जाता है कि ये एक रेप्टाइल था, ठीक है, बट ये रेप्टाइल ऐसा था कि जो कि बर्ड की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ होगा। मतलब कि ये रेप्टाइल और बर्ड्स के बीच का कुछ था, जिसने रेप्टाइल्स के कैरेक्टर भी रखे हुए थे और बर्ड्स के कैरेक्टर भी रखे हुए थे। और इसलिए ये कहा जाता है कि आर्कियोपेटेरिक्स जो होता है वो एक लिंक है रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच में। दोनों ही डिफरेंट कैटेगरीज हैं। आज के दौर पर अगर आप रेप्टाइल्स को देखें और बर्ड्स को देखें तो एक कोई भी बता सकता है ये बर्ड है, उड़ रही है। सारी बर्ड्स तो नहीं उड़ती हैं, बट मैक्सिमम बर्ड्स दे कैन फ्लाई, दे हैव दिस कैरेक्टर। एंड व्हाट अबाउट रेप्टाइल्स? रेप्टाइल्स की बात क्या करेंगे? रेंगने वाले, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दूर दूर तक आपस में कोई सिमिलैरिटी नहीं मुझे दिखती है आज के दौर के जो बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स हैं। बट इस तरह के ऑर्गेनिज्म को जब एज अ फॉसिल जब हमने इसको डिस्कवर किया तो हमने इसको स्टडी किया, हमने इसके कई सारे कैरेक्टर्स को स्टडी किया और देखा कि इस तरह के फॉसिल में जो कि कभी जुरासिक पीरियड में रहा होगा, दोनों बर्ड्स और रेप्टाइल्स के कैरेक्टर्स देखने को मिले। और इन कैरेक्टर्स को जब स्टडी किया तो हमने इसको कंसिडर कर दिया कि ये एक लिंक था किसके बीच में? बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स के बीच में, ठीक है। और बर्ड्स और रेप्टाइल्स के बीच में अगर लिंक है तो इन्हें हम कहते हैं कनेक्टिंग लिंक। मतलब क्यों कहते हैं कनेक्टिंग लिंक? क्योंकि इसके जो कैरेक्टर्स थे वो बर्ड से भी हल्के हल्के मैच करते थे और रेप्टाइल से भी हल्के हल्के मैच करते थे। अब ऐसे वो कौन से कैरेक्टर्स थे? अगर हम बर्ड्स की बात करें, एक तरफ हम बात करते हैं बर्ड्स की, इनको आपने कनेक्टिंग लिंक कंसिडर किया ना आर्कियोपेटेरिक्स को। तो बर्ड्स के अंदर क्या होता है? फेदर्स। तो इनके अंदर फेदर्स भी थे, रेप्टाइल्स के ऊपर फेदर्स देखे हैं आपने कभी? दूसरा, बर्ड्स बर्ड्स के अंदर बीक होता है, चोंच होती है। तो उसके जो जॉज थे वो मॉडिफाई हो गए थे किसमें? इनटू बीक। पहला कैरेक्टर बर्ड जैसा कैरेक्टर है ये सारा। तीसरा कैरेक्टर क्या है? फोर लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स। जो फोर लिम्स थे, आगे के जो दो लिम्स थे या हाथ कहें, वो किस में मॉडिफाई हो गए? उड़ने के लिए। और उड़ने के लिए किस में? विंग्स में। ये भी एक बर्ड का कैरेक्टर है। और जो हिंड लिम्स थे उसमें भी कुछ बर्ड जैसे कैरेक्टर्स आए, जस्ट टू होल्ड एनीथिंग, ठीक है। बर्ड्स के आपने देखे होंगे जो पांव होते हैं, हिंड लिम्स होते हैं, वो बड़े ही डिफरेंट तरह से डिजाइंड होते हैं ताकि बर्ड्स किसी भी चीज को या प्रे को कैप्चर कर सके। कहीं भी उसने एकदम से उड़कर सेटल डाउन होना है तो वहां पे अपने ग्रिप को अच्छा रख सके। तो हिंड लिम्स में भी कुछ एवियन कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं इस ऑर्गेनिज्म के, जिसका नाम था आर्कियोपेटेरिक्स। अब जहां तक बात है रेप्टाइल्स के ऐसे कौन से कैरेक्टर्स इस ऑर्गेनिज्म में देखने को मिले? सबसे पहले टेल। टेल थी इसकी। बर्ड्स में नॉर्मली टेल नहीं होती है, लाइक लिजर्ड, ओके, इस तरह से तो नहीं होती है। दूसरा, इसमें जो कॉर्डल वर्टिब्रा था वो फ्री था। अब देखिए कॉर्डल वर्टिब्रा यहां पे फ्री होने का मतलब क्या है? कॉर्डल वर्टिब्रा फ्री होने का मतलब यहां पे ये है, कॉर्डल का मतलब क्या होता है? पूंछ, ठीक है। जो टेल थी वो फ्री थी, और फ्री होने का मतलब है टेल वेव कर सकती है, वो इस तरह से हिल सकती है,
ठीक है, जो कि यूजुअली अगर आप लिजर्ड्स देखें, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अपने घरों में लिजर्ड्स देखें तो उनकी टेल को भी आप देख सकते हैं, क्या क्या वो फ्रीली मूव कर सकते हैं कुछ हद तक, मतलब एज कंपेयर टू अदर थिंग्स। तो मैं कहूँ कि कॉर्डल टेल के वर्टिब्रा का फ्री होना भी रेप्टाइलियन कैरेक्टर है, जो कि इस ऑर्गेनिज्म में आर्कियोपेटेरिक्स के अंदर हमें देखने को मिला। अच्छा, दूसरी बात क्या थी इसके अंदर, दूसरा कौन सा रेप्टाइलियन कैरेक्टर था जिसकी वजह से हमने कहा कि भाई ये दोनों के अंदर लिंक हो सकता है? इसमें बोन्स जो थी नॉन न्यूमेटिक। देखिए, नॉन न्यूमेटिक बोन्स का मतलब होता है कि बोन्स अंदर से खोखली नहीं थी। बर्ड्स की बोन कैसी होती है, वो अंदर से ज्यादा हॉलो होती है, खोखली होती है, और साथ ही साथ में खोखलेपन से उनकी बोन्स में स्ट्रेंथ, उनकी बोन्स हार्ड भी होती है। और एक खोखलापन क्यों चाहिए? क्योंकि बर्ड्स को अपनी बॉडी को लाइट रखना है, उसे उड़ना है, तो उसे बोन्स को, उसकी बोन्स के अंदर जो स्पेस है उसे ज्यादा से ज्यादा इसलिए रखना है ताकि बोन्स का वेट कम हो सके और बर्ड्स इजीली फ्लाई कर सके। बट इसके अंदर ऐसा नहीं था। तो कोई पूछे कि भाई क्या ये आर्कियोपेटेरिक्स फ्लाई करते थे, मैं ये कहूंगा हाँ करते थे, बट ज्यादातर ये फ्लाई के बजाय ग्लाइड जरूर करते थे। ठीक है, क्योंकि इनकी जो बॉडी थी वो प्योरली बर्ड्स जैसी मॉडिफाई नहीं थी इंटेंस फ्लाइंग के लिए, बट कहीं ना कहीं ये मैनेज करते थे उड़ने का। ठीक है, तो बट आपको देखा कि दोनों चीजें, बोन्स नॉन न्यूमेटिक है, भारी बोन्स है, तो डेफिनेटली ज्यादा लंबे समय तक तो उड़ नहीं सकते, ज्यादा दूरी पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि बोन्स नॉन न्यूमेटिक होने की वजह से बोन्स जो है वो क्या है, वो हार्ड है। तो मैं नॉन न्यूमेटिक का मतलब यहाँ पे अगर बताऊं तो नॉन न्यूमेटिक का मतलब था कि दे आर नॉट हॉलो फ्रॉम इनसाइड, नॉट। जो कि अगेन एक रेप्टाइलियन कैरेक्टर है, ऐसा कैरेक्टर जो कि लैंड एनिमल में आपको बोन्स में देखने को मिलेगा, जहां पे बोन्स खोखली नहीं होती हैं, मतलब अंदर से कुछ ना कुछ उसके अंदर मटेरियल देखने को मिलेगा। और जो लास्ट कैरेक्टर था वो था बहुत इंपॉर्टेंट, बर्ड्स के दांत नहीं होते चोंच में, बट यहां पे आर्कियोपेटेरिक्स के पास टीथ थे जॉ के अंदर, मतलब चोंच भी थी और चोंच के अंदर, बीक के अंदर टीथ भी थे, मतलब दांत भी थे। और साथ ही साथ में उसका जो स्टर्नम था वो वीक था। जहां से मैं फिर से कहूंगा कि कोई मुझे ये पूछे कि क्या आर्कियोपेटेरिक्स एक वेल डेवलप्ड फ्लाइंग ऑर्गेनिज्म थे, मैं कहूंगा कुछ हद तक। क्यों? स्टर्नम ये वाला हिस्सा होता है। अब बर्ड्स के अंदर जो स्टर्नम होता है उसे स्ट्रांग होना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि उसके विंग्स को इस तरह से उड़ने के लिए मूव करना पड़ता है, तो उनकी जो विंग मसल्स हैं वो स्टर्नम पे जुड़ी होती है। अगर स्टर्नम वीक होगा या कहीं स्ट्रांग नहीं होगा तो विंग्स ज्यादा देर तक मस्कुलर मूवमेंट नहीं कर पाएंगे और बर्ड ज्यादा देर तक उड़ नहीं पाएंगी, ये लंबा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाएंगी। अब वही बात यहाँ पे चल रही है, स्टर्नम वीक है, मतलब दे आर नॉट एक्चुअली गुड फ्लाइंग या कहें वेल डेवलप्ड फ्लाइंग बर्ड्स। ठीक है, बट बर्ड्स की तरह उन्होंने धीरे धीरे अपने अंदर, अपने शरीर के अंदर ट्रांजिशन लाना शुरू किया था। तो स्टर्नम वीक होने की वजह से यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि फिर से हमें हिंट माना जाता है कि भाई आर्कियोपेटेरिक्स एक ज्यादा बेहतर उड़ने वाले पक्षी नहीं माने जा सकते, बल्कि एक पक्षियों के बीच और रेप्टाइल्स के बीच का एक लिंक मान सकते हैं, जहां पे ये कोई बोले कि पहली बार बर्ड्स ने अपनी ट्रांजिशन, सॉरी रेप्टाइल्स ने अपनी ट्रांजिशन शुरू की होगी बर्ड्स को बन या बर्ड्स की तरह बनने में। तो तो इसलिए जो आर्कियोपेटेरिक्स है उसे हम कनेक्टिंग लिंक तो मानते ही मानते, बट कनेक्टिंग लिंक के साथ साथ उसे एक और टर्मिनोलॉजी के साथ समझाने की ज्यादा कोशिश करते हैं, मतलब वो टर्मिनोलॉजी कनेक्टिंग लिंक से ज्यादा बेटर है। वो कौन सा लिंक है? वो लिंक है आपका मिसिंग लिंक। मिसिंग लिंक इसलिए क्योंकि ये एक फॉसिल है और ये लिंक तो जरूर था, बट आज के दौर में ये क्या हो चुका है, विलुप्त हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो आर्कियोपेटेरिक्स मैंने पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस का एक हल्का सा एग्जाम्पल के तौर पर कंसिडर किया क्योंकि आपके एनसीईआरटी में भी डिस्कस किया है। तो ये सारे कैरेक्टर्स दोनों के, बर्ड्स के, रेप्टाइल्स के, आर्कियोपेटेरिक्स में हमें देखने को मिले जब उन्होंने फॉसिल्स को एनालाइज किया या स्टडी किया।